Hey everyone, welcome back to Mind Spine Tutorials. So today we are going to start with the topic amphibians, and in the previous video segment we have talked about जो lower chordates होते हैं, protochordates होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा एंड फिशेस, ये सभी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में इनके जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स होते हैं वो वहां पर देखे थे. एंड इन दिस वीडियो सेगमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एम्फीबियंस, देन वी विल बी सीइंग रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट वीडियो सेगमेंट रहेगा फॉर द टॉपिक इंटेगुमेंट और स्किन इन वर्टिब्रेट्स. एंड एट लास्ट वी विल बी सीइंग अ टेबल इन विच हम जो कंपेरेटिव अकाउंट होना चाहिए कि हर ऑर्गेनिज्म का एक कंपैरिजन होते हुए देख सके हम, तो हम उसके लिए कहना चाहिए एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर कंपैरेटिव अकाउंट देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्फीबियंस के साथ. टू स्टडी एम्फीबियन स्किन वी स्टडी द स्किन ऑफ फ्रॉग. जनरली अगर एम्फीबियन की स्किन को स्टडी करना है तो फ्रॉग की जो स्किन होती है उसकी स्टडी की जाती है. अब यहाँ एम्फीबियंस क्या होते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड पर और वाटर में दोनों जगहों पर रह सकते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है. एम्फी का मतलब ही टू होता है. तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया. अब बात यहाँ पर आती है कि जो फ्रॉग की स्किन होती है वो कैसी होती है, थिन होती है. बिलो इट लार्ज सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस आर प्रेजेंट ड्यू टू विच द अंडरलाइंग मसल्स आर इंटीमेटली अटैच्ड. यहाँ और जो फ्रॉग की स्किन होती है उसको कहा जा रहा है वो बहुत ज्यादा थिन होती है. उस स्किन के नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ फैट की लेयर होती है, या फिर हम कह सकते हैं लार्ज सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस होती है, खाली जगह होती है. और ड्यू टू विच द अंडरलाइंग मसल्स. अब इस खाली जगह के नीचे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ डायग्राम थोड़ा क्लियरली ड्रॉ करती हूँ. सबसे ऊपर थिन स्किन, फिर एक स्पेस बन रही है और उसके नीचे यहाँ पर कहीं ना कहीं मसल्स आ रही है. तो ये जो नीचे मसल्स आ रही है वो एक दूसरे से इंटीमेटली अटैच्ड रहती है. टिपिकल एम्फीबियस स्किन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फिशेज इन दी फॉलोइंग 3 रिस्पेक्ट्स. अगर आप फिश की स्किन देखोगे तो कहीं ना कहीं उसी का मॉडिफाइड फॉर्म एम्फीबियन की स्किन को आप कह सकते हो, और वो 3 रिस्पेक्ट्स में आप कह सकते हो. उसके रीजंस देखते हैं. तो पहला पॉइंट तो आ जाता है इन एक्वेटिक एम्फीबियंस एपिडर्मिस इज स्ट्रेटिफाइड एट सम प्लेसेस टू फॉर्म थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम मेड अप ऑफ डेड केराटिनाइज्ड सेल्स व्हिच आर कॉन्स्टेंटली बीइंग शेड इन पैचेस एंड रिप्लेस्ड. जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस होते हैं, उनकी जो एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है स्किन की, वो स्ट्रेटिफाइड होती है. और कुछ कुछ प्लेसेस पे आप देखोगे तो वहां पर थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम पाए जाते हैं, और वो जो थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम होते हैं वो डेड केराटिनाइज्ड सेल्स की बने होते हैं. अब ये जो डेड केराटिनाइज्ड सेल्स है इनमें शेडिंग भी होगी, ये झड़ेंगे भी उसकी स्किन के ऊपर से. सो दे आर बीइंग शेड इन पैचेस. शेड फिर कैसा होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर ही ये वाली इस तरह की स्किन थी, जैसे यहाँ यहाँ कुछ कुछ पोर्शन पे थी, तो उन्हीं जगहों पे से शेडिंग भी होगी और वहां पर फिर वो रिप्लेस होके उसकी जगह पर न्यू स्किन भी आ जाएगी. तो एक छोटी सी पॉइंट जैसे आपके सामने यहाँ फ्रॉग की जो वीएस होता है स्किन का वो यहाँ पर दिखाया गया है. सबसे ऊपर यहाँ पर एपिडर्मिस दिख रही होगी, यहाँ डर्मिस है, और बाकी सारी यहाँ पर लेयर्स है. अभी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो ये डायग्राम वहां पर हम देखते हैं आगे. दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो लोवेस्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं. सबसे मतलब कहना चाहिए कम तरह से डेवलप्ड अगर कोई वर्टिब्रेट्स हो तो आप इनको ही कह सकते हो. यहाँ पर पूरी तरह से कम नहीं बल्कि लोवेस्ट कह सकते हो. विच मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स इन प्लेस ऑफ यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स. जहां पर ये देखने को मिलता है विच हैव होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर विच हैव अबंडेंट. यहाँ पर बीच में एक पॉइंट मिसिंग है, मैंने यहाँ पर नोट करा था वैसे उसको. सो एम्फीबियंस ऐसे लोवेस्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें अबंडेंट मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होते हैं. बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स इनमें होते हैं और यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स की जगह पर वो पाए जाते हैं. म्यूकस ग्लैंड्स जो यहाँ पर होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, बट ऑब्वियस है म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस ही सिक्रीट होती है, जो कि स्किन को कैसा बना देती है, मॉइस्ट बना देती है, नमी वाला बना देती है, और रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है थ्रू गैसियस एक्सचेंज बाय हाईली वेस्कुलराइज्ड स्किन. आप पहले भी जानते होंगे अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है लोअर जो हमारी छोटी वाली क्लासेस थी 11-12, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो वो थिन होना चाहिए, वो वेस्कुलराइज्ड होना चाहिए, वो मॉइस्ट होना चाहिए. ये एक अच्छे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो यही वाली बातें यहाँ पर है कि म्यूकस ग्लैंड इसकी स्किन को इतना मॉइस्ट बना देते हैं जिससे कि वो इजीली अपनी स्किन से रेस्पायर कर सकता है. ये क्वेश्चन भी आता है कि फ्रॉग रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो वो अपनी स्किन से करता है. ऑल्सो कंपनसेट फॉर दी पुअर डेवलपमेंट ऑफ लंग्स. क्योंकि इसके लंग्स अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते तो इसकी स्किन इतनी मॉइस्ट होती है. क्योंकि मॉइस्ट होती है क्योंकि वो म्यूकस ग्लैंड्स में से म्यूकस जो सिक्रीट आउट हो रही है वो उसको मॉइस्ट बना देती है. तो इसकी स्किन इतनी अच्छी है कि भले ही लंग्स यहाँ पर थोड़े से वीक है, पुअर है, तो भी वो वहां पर अच्छे से रेस्पायर कर सकता है.
इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, इसके अलावा आप देखेंगे इन टोड्स द वॉटी स्किन हैज थिक स्ट्रेटम कोनियम एंड लेस नंबर ऑफ ग्लैंड्स। इसकी तरह फ्रॉग की तरह एक और फ्रॉग जैसे ही दिखने वाला एक और ऑर्गेनिज्म होता है, एम्फीबियंस के अंदर ही फॉल करता है, उसका नाम होता है टोड्स। तो टोड्स जो होते हैं, टोड कहते हैं नॉर्मली उसको, और एक से ज्यादा टोड्स होंगे। तो जो टोड्स होते हैं इनकी स्किन वॉटी होती है। आप देखना कभी कभी किसी किसी ह्यूमन बीइंग में ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स कि इसको वॉट्स हो गए। तो वॉट्स कैसे होते हैं, स्किन में ना ड्राई पैचेस टाइप हो जाते हैं, उनको वॉट्स कहा जाता है। अब ये टोड्स की स्किन वॉटी टाइप की होती है, जैसे कि उस पर छोटे छोटे वॉट्स हो गए, सूखी सूखी स्किन टाइप आ गई है। तो क्यों हो रही है, थिक स्ट्रेटम कॉनियम की वजह से, और इसके अंदर लेस नंबर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि ग्लैंड्स कम होंगे तो म्यूकस कम सिक्रीट होगी, म्यूकस कम होगी तो वो स्किन सॉफ्ट कम होगी। दिस शोज रिजेम्बलेंस विथ रेप्टिलियन स्किन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जो टोड होता है इसकी स्किन वॉटी स्किन होती है, थोड़ी सी ड्राई टाइप की, रफ टाइप की स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन नहीं होती। तो इसी वजह से इसकी स्किन को ऐसा कहा गया है जैसे कि एक रेप्टाइल की स्किन। होते ही एम्फीबियंस है लेकिन इनकी स्किन किससे मैच कर रही है, रेप्टाइल्स की स्किन से मैच कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट को मेंशन किया गया है। रेप्टाइल्स जो होते हैं जैसे जो क्रॉल करते हैं, जो अपनी बेली पर क्रॉल करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रेप्टाइल्स कहा जाता है। अब रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल आ जाते हैं, लिजार्ड्स आ जाते हैं। आप देखना क्रोकोडाइल्स की, टर्टल्स, इन सभी की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, स्टोन की तरह होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ टोड्स के बारे में भी ऐसे ही कहा जा रहा है। Many amphibians have poison glands, और बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस भी होते हैं जिनके अंदर पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं इन देयर स्किन, उनकी स्किन के अंदर। whose toxic secretion serves to protect from enemies। और ये जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं इनमें से पॉइजन सिक्रीट होता है जिससे कि उनके दुश्मन से ये इजीली बच जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लेब्रिंथोडोंशिया और स्टेम एम्फीबिया, ये दोनों एनिमल्स जो थे लेब्रिंथोडोंशिया एंड स्टेम एम्फीबिया, ये अभी फिलहाल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अर्थ पे से, ये यहाँ पर से खत्म हो चुके हैं। नाउ वर हेवीली आर्मर्ड। अगर आप पहले इनकी बात करो तो ये हेवीली आर्मर्ड थे। इन पे जो डर्मल स्केल्स होती हैं, आप ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, इनकी बॉडी पर डर्मल स्केल्स पाए जाते थे जब ये यहाँ अर्थ पर प्रेजेंट थे। लेकिन अगर आप मॉडर्न एम्फीबियंस के साथ इन्हें कंपेयर करें, यानी आज के एम्फीबियंस जो कि एक्सटिंक्ट नहीं हुए, तो उनके ऊपर कोई डर्मल स्केल्स नहीं होते, बट सम रेमिनेंट्स पर फिर भी कुछ उसके छोटे कह सकते हो आप ऐसे सबूत आज भी उनकी स्किन पर दिखाई देते हैं। मॉडर्न एम्फीबियंस में कुछ कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनकी बॉडी पर जो डर्मल स्केल्स होते हैं वो स्किन के अंदर एम्बेडेड पाए जाते हैं, यानी स्किन के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं, यानी बॉडी के ऊपर तो नहीं दिखाई देंगे लेकिन हाँ पहले हुआ करते थे। तो अभी भी कहीं ना कहीं उनकी स्किन में उसके छोटे मोटे आप कह सकते हो प्रूफ मिल जाते हैं। जैसे कि किन के अंदर मिलते हैं, जिम्नोफियोना के अंदर और ट्रॉपिकल टोड्स के अंदर। जो जिम्नोफियोना है, ट्रॉपिकल टोड्स है, इनकी बॉडी के अंदर डर्मल स्केल्स एम्बेडेड धसे हुए पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो कि अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। अभी अपने कलर को चेंज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो स्किन होती है, इनकी स्किन के अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो कलर जो पिगमेंट सेल्स होते हैं वही कहलाते हैं, उनका दूसरा नाम जो होता है क्रोमेटोफोर्स होता है। तो इनकी स्किन के अंदर क्रोमेटोफोर्स होंगे जिस वजह से वो अपने कलर को इजीली चेंज कर सकते हैं। सो ये फ्रॉग की वेयर्स ऑफ स्किन का डायग्राम है। यहाँ डर्मिस, एपिडर्मिस, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, सेप्टम, मस्कुलर लेयर, सबक्यूटेनियस लिम्फ साइनस, पिगमेंट सेल्स जिसको क्रोमेटोफोर्स कह सकते हो आप, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, वर्टिकल फाइबर्स, स्ट्रेटम, स्पॉन्जियोसम, लिम्फ स्पेसेस, पॉइजन ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, पिगमेंट सेल्स, अगेन क्रोमेटोफोर्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम सब प्रेजेंट है। दूसरा डायग्राम आपके पास है इक्तियोफिस वीएस ऑफ स्किन शोइंग डर्मल बोनी स्केल्स। डर्मल बोनी स्केल्स आप देख सकते हैं इसकी स्किन के अंदर की साइड है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर धसे हुए बॉडी में। म्यूकस ग्लैंड्स है, थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम, एपिडर्मिस, डर्मिस, जायंट एपिडर्मल ग्लैंड्स, और बीच में क्या चीजें हैं यहाँ पर, डर्मल बोनी स्केल्स है। फिर हम आगे देखते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी बेलीज के ऊपर, अपने स्टमक के ऊपर क्रॉल करते हैं, रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इन्हें फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, यानी कि पानी में से निकलकर फिशेस बनी, फिशेस के बाद एम्फीबियंस बने, तो एम्फीबियंस के बाद पानी से निकलकर सबसे पहले लैंड पर जो वर्टिब्रेट्स आए थे वो रेप्टाइल्स ही कहलाते हैं। इनकी जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस होते हैं।
कि लैंड पर किस तरह से जिया जाए, एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे रहा जाए, वो सारी चीजें रेप्टाइल्स शो करते हैं। The stratum corneum layer of epidermis is relatively thicker, due to which their skin is dry and also prevents the loss of any body moisture. अब ये जो reptiles होते हैं, इनकी जो stratum corneum होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है, इनकी एपिडर्मिस वाली लेयर जो की होती है वो थिकर होती है, मोटी होती है, जिस वजह से इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई रहती है। एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। दूसरी बात, ड्राई क्यों रहती है, क्योंकि जब इनकी स्किन इतनी मोटी है तो इनके बॉडी के अंदर का जो पानी है ना तो वो बाहर आ पाएगा, ना इजीली सराउंडिंग से वो पानी एब्जॉर्ब होने के चांसेस वहां पे बनेंगे। तो इसी वजह से, कोई मॉइस्चर ना होने की वजह से इनकी बॉडी ड्राई होती है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो जनरली डेजर्ट में ही पाए जाते हैं और वहां पर पानी की ऑलरेडी कमी होती है, तो इनकी स्किन को एडेप्टेशन जो मिली है वो मोटी स्किन की मिली है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर इट इज डिफरेंटली मॉडिफाइड टू, आगे क्या कहा जा रहा है कि ये डिफरेंटली मॉडिफाई भी होती जाती है टू फॉर्म एक्सोस्केलेटन। कभी कभी इनकी स्किन एक्सोस्केलेटन भी बना लेती है। एक होता है एंडोस्केलेटन जो कि अंदर वाला स्केलेटन होता है, और बाहर के स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब एक्सोस्केलेटन कैसे रहते हैं रेप्टाइल्स की बॉडी के ऊपर, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स के बने होते हैं विच कवर्स दी बॉडी, जो कि बॉडी को कवर करते हैं। जैसे आप क्रोकोडाइल की अगर स्किन देखेंगे बिल्कुल हार्ड टाइप की होती है। स्पाइन्स, शील्ड्स, स्क्यूटीज, प्लेट्स, क्लॉज, हॉर्न्स, बीक्स, रेटल्स, ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सोस्केलेटन का ही पार्ट होती है, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स का पार्ट होती है। रेटल्स जो होती है, अगर आपने रेटल स्नेक्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं, तो उसी के अंदर एक रेटल स्नेक होता है जिसकी जो टेल होती है उस पर रेटल प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक तरह से एक्सोस्केलेटन ही होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। देन हम आगे तो रेटल स्नेक्स कुछ इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी टेल वाले रीजन में अगर आप देखेंगे, ये जो कि यहाँ पर है दिखाई दे रही होगी आपको, तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था वो उसका रेटल वाला पोर्शन है और इसको रेटल स्नेक कहते हैं। सो ये सारी चीजें जो यहाँ पर मेंशन थी, इनमें भी मोल्टिंग देखने को मिलती है, इनमें भी शेडिंग देखने को मिलती है, एक्डाइसिस देखने को मिलता है। ये सारी बातें हो गई। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, बिसाइड्स हॉर्नी एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, रेप्टाइल्स हैव आल्सो रिटेन्ड दी बोनी डर्मल स्केल्स, स्क्यूटीज और प्लेट्स विच आर कॉल्ड ओस्टियोडर्म्स। ऑस्टियोडर्म्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हॉर्नी एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के अलावा भी अगर आप देखें रेप्टाइल्स के अंदर, तो उनके अंदर जो बोनी डर्मल स्केल्स है वो भी कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो हॉर्नी के साथ साथ बोनी डर्मल स्केल्स भी होते हैं, जैसे स्क्यूटीज, प्लेट्स, ये सारी चीजें होगी जिसको ऑस्टियोडर्म्स कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, द इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स इन रेप्टाइल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, बट फ्यू रेप्टाइल्स इन देयर स्किन हैव स्पेशल ग्लैंड्स लाइक अ सेंट ग्लैंड फाउंड नियर क्लोएकल अपर्चर, femoral gland on the thighs of male lizards, musk glands of musk, turtles and alligators। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स मतलब वो ग्लैंड्स जो कि इंटेग्यूमेंट पे यानी स्किन पर प्रेजेंट होंगे, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट एब्सेंट रहते हैं, यानी कि ये ग्लैंड्स रेप्टाइल्स में नहीं पाए जाते। सिर्फ कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनकी स्किन पर ग्लैंड्स होते हैं और वो भी स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। तो किसी किसी रेप्टाइल के ऊपर ही ग्लैंड्स होंगे तो उन पर स्टार कर दिया हमने यहाँ पर। ग्लैंड्स कैसे होंगे, एक होता है सेंट ग्लैंड, जिसमें से सेंट टाइप सिक्रीट होता है जिससे कि ये अपने मेट्स को अट्रैक्ट करेंगे। और ये सेंट ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होता है, क्लोएकल अपर्चर पर लोकेटेड होता है। क्लोएकल अपर्चर जो कहा जाता है एनस और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग की कॉमन ओपनिंग को यहाँ पर कहा जाएगा। दूसरी बात, फीमोरल ग्लैंड जो रहता है यहाँ पर वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो थाइज होती है मेल लिजार्ड्स की थाइज के ऊपर फीमोरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो अगेन एक तरह का इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड है। मस्क ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मस्क जो होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। टर्टल्स और एलिगेटर्स में भी हो सकते हैं। और ये जो सिक्रीशन होते हैं इन ग्लैंड्स के, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। तो अपने मेट्स को अट्रैक्ट करना, सेक्सुअल अट्रैक्शन करवाना, इन सारी चीजों में इन ग्लैंड्स का यूसेज देखने को मिल जाता है। अब बात आ जाती है लिजार्ड वीएस ऑफ स्किन की। डायग्राम आपके सामने है क्योंकि हम रेप्टाइल्स देख रहे हैं और लिजार्ड्स रेप्टाइल्स में आती है, तो डायग्राम इस तरह है। डर्मल पेपिला यहाँ पर है, उसके बाद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, टेला सबजंक्टिवा, डर्मिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस, स्ट्रेटम मेल्फिकी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स एंड पेरिडर्म। नेक्स्ट,
Some lizards and snakes exhibit elaborate color patterns for concealment from predators. कुछ ऐसे lizards और snakes होते हैं जो कि एक तरह के कलर पैटर्न शो करते हैं. आप देखना कभी कभी किसी किसी स्नेक की अगर आप बॉडी देखेंगे तो इस तरह का पैटर्न होता है. यहाँ पर ब्लैक, फिर व्हाइट स्ट्रिप, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट स्ट्रिप, या फिर कुछ कलरफुल भी होगा, रेड, फिर थोड़ा वाइट, ऐसे मिमिक्री जिसे हम कहते हैं. उसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो सेगमेंट प्रिपेयर करूंगी जिसमें हम मिमिक्री कितनी तरह की होती है, किस तरीके से होती है, क्योंकि बीएससी कोर्स में और एमएससी कोर्स में दोनों में ही मिमिक्री को पढ़ाया जाता है. तो उसके ऊपर हम बहुत जल्द वीडियो सेगमेंट्स बनाएंगे और फिर आप उसको वहां से पढ़िएगा. उसमें पूरी जो डिटेलिंग्स होती है एक एक हमें उसमें देखने को मिलेगी. तो यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ रही होगी आई होप कि कलर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं लिजार्ड्स और स्नेक्स के ऊपर, जिससे कि वो अपने आप को कंसीलमेंट कर सकते हैं, अपना कंसीलमेंट कर सकते हैं, अपने आप को छुपा सकते हैं अपने प्रीडेटर से, दुश्मन से. और प्रेस को भी एक तरह से वो ये शो कर रहे हैं अपने दुश्मन को कि एक वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं वो बेसिकली उनको कि आप इनको ना खाए, या फिर अगर वो ना खाए वाली बात है तो छुपने के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ पैटर्न्स देखकर भी जो प्रीडेटर्स होते हैं दूर चले जाते हैं सिर्फ पैटर्न्स देखकर, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है ये जो पैटर्न है वो यहाँ पर एक डेंजर वाला पैटर्न है. तो वो वाली चीज भी यहाँ पर होती है. और कुछ ऐसे लिजार्ड्स होती है जैसे कैमेलियन होती है, इनमें रिमार्केबल कैपेसिटी होती है जैसे कि अपनी बॉडी कलर को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट इन देयर डर्मिस. उनकी जो डर्मिस होती है, डर्मिस वाली लेयर में क्रोमेटोफोर्स होते हैं यानी पिगमेंट सेल्स होते हैं जो कि इसके कलर चेंज में हेल्प करते हैं. जिस भी कलर पर कैमेलियन बैठता है उसी कलर का हो जाता है. इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी कलर चेंजिंग इन कैमेलियन नाम से, आप उसको देखना. एक ओरिजिनल कैमेलियन कैसे कलर चेंज कर रहा है आप उसमें वो देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और बायोलॉजी स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं एज अ मस्ट देखने ही चाहिए ऐसी वीडियो. अब हम बात कर लेते हैं बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है. सबसे पहले उड़ने वाले और सबसे पहले वार्म ब्लडेड जो वर्टिब्रेट्स बने वो बर्ड्स ही थे. जो कहना चाहिए यहाँ पर होम्योथर्मिक वर्ड है यानी वार्म ब्लडेड जो वर्ड है, अगर आपको उसका मीनिंग समझना है तो क्या होता है एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है होम्योथर्मिक जो रेगुलेशन होता है वो हम बहुत जल्द देखेंगे. तो ये वाली चीजें उसमें आ जाती है. अब क्या होता है ये जो बर्ड्स होती हैं इनकी स्किन में फिर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी रहते हैं, क्योंकि अगर ये फ्लाइंग करेंगे तो फिर उड़ने वाले मॉडिफिकेशंस इनके अंदर होना चाहिए और दूसरे होम्योथर्मिक एडेप्टेशंस इनके अंदर होना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे. तो बर्ड्स के बारे में ये बात जरूरी थी. एक और बात कि बर्ड्स का जो दूसरा नाम होता है वो एव्स करके यूज किया जाता है, एव्स. तो ये नाम हमें ऑलरेडी पता ही होगा आप सभी को, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मेंशन कर. Like other vertebrates, skin of birds is made up of stratified और keratinized epidermis and dermis. दूसरे vertebrates के साथ साथ आप देखेंगे तो birds की भी skin ऐसी ही होती है कि ये stratified और keratinized epidermis की बनी होती है और dermis की बनी होती है. इनकी skin thin होती है, पतली, soft और loosely attached होती है for muscles to achieve maximum freedom of movement for flight. इनकी जो skin है और इनकी जो muscles है वो आपस में loosely attached होती है, बहुत tightly attached नहीं होती, क्योंकि अगर इनकी स्किन और इनकी मसल्स टाइटली अटैच हो जाएंगी तो ये इजीली उड़ नहीं पाएंगी. उड़ते उड़ते इनको ऐसा लगेगा कि कोई चीज इनको जकड़ रही है, हम कह सकते हैं. तो यहाँ पर उनके बीच में एक स्पेस होती है जिसलिए इनका जो मूवमेंट होता है वो फ्रीली हो पाए. तो ये वाली चीज को याद रखना है, मसल्स के बीच में और स्किन के बीच में स्पेस होती है. और कैसी स्पेस होती है कि उसको लूजली अटैच करवाती है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसी स्पेस है कि अटैचमेंट. तो यहाँ पर एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी मसल्स और इनकी स्किन दोनों कैसे अटैच होती है, लूजली अटैच होती है, पूरी तरीके से टाइटली नहीं होगी, लूजली अटैच होगी. और हम आगे देखते हैं. अब यहाँ पर बर्ड्स का जो स्किन का वीएस होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में. बार्ब्स, कैलेमस ऑफ डाउन फेदर, ब्लड वेसल्स, फेदर जर्म और ये सारी चीजें. कल एक कमेंट में क्वेश्चन था कि मैम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बर्ड्स में किस तरीके से होता है उसको एक्सप्लेन करना. तो यहाँ पर ये जो हमने अभी बर्ड्स का पोर्शन शुरू करा, साथ में ये जो डायग्राम यहाँ पर आया, ये सारी चीजें बर्ड्स के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आपको लिखनी होगी. तो ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करिएगा. नेक्स्ट, अब फेदर्स के अलावा अदर मॉडिफिकेशंस जो स्ट्रेटम कॉर्नियम में आ जाते हैं वो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, क्लॉज, स्पर, हॉर्नी शीथ ऑफ बीक एटसेट्रा. जो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं टू लोअर लेग, फीट, वेब्स बिटवीन फिंगर्स एंड बेस ऑफ बीक्स. क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, जो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स होंगे वो सिर्फ कौन सी जगहों पर पाए जाएंगे, इन जगहों पर, जैसे लोअर लेग, फीट, वेब्स बिटवीन फिंगर्स, ये सब. लेकिन जो ऑस्ट्रिच होती है
और हॉटसन, गीज, ये सारे जो बर्ड्स होते हैं इनके जो स्केल्स होते हैं वो इन जगहों के साथ साथ, जैसे कि यहाँ हमने जो कहे थे लोअर लेग, फीट, वेब्स बिटवीन फिंगर्स एंड बेस ऑफ बीक्स, इन जगहों के अलावा भी ऑस्ट्रिच, हॉटसन, गीज के अंदर जो स्केल्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? 1 और 2 डिजिट्स ऑफ 4 फीट में, जो उनके 4 फीट है वहां पर भी पाए जाते हैं, बीक में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये जो जरूरी है वो ये है कि जैसे जो बीक होती है, क्लॉज होती है, आर ऑल्सो, यहाँ पर आर वर्ड आना चाहिए था, जहां 2 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आर वर्ड आएगा, ARE। सो लाइक बीक एंड क्लॉज, like beak claws are also adapted for different environment। इनके जो beak और claws होते हैं वो भी different environment के लिए adapted रहते हैं। अब इन बर्ड्स रेस्ट ऑफ द बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल स्किल्स। पूरी बॉडी इनकी फेदर्स में ढकी हुई होती है, छुपी हुई होती है, आप जानते ही हैं। और फेदर्स किसके मॉडिफिकेशंस होते हैं? वो एपिडर्मल स्किल्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं। हमने पहले ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अगर आप शुरू से इंटेगुमेंट वाली मेरी सीरीज देखते हुए आए हैं तो उन्हें, उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि एपिडर्मल स्किल्स कहाँ के डेरिवेटिव्स है, डर्मल स्किल्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम शुरू से देखते हुए आए। तो अगर आप पार्ट 1 से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि आप एक अपना टॉपिक बर्ड्स का देख रहे हैं तो उसमें वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। सो पार्ट 1 से आपको देखना है। नेक्स्ट चीज, दे प्रोटेक्ट। अब इनकी बॉडी पे ये जो फेदर्स है वो क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट द बॉडी। बॉडी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ बॉडी की जो हीट अंदर बन रही है उसको अंदर ही संभाल के रखने का काम भी ये फेदर्स ही कर रहे हैं। फेदर्स सीजनली शेड भी करते हैं, टाइम टू टाइम ये झड़ते भी है उसकी बॉडी से और रिप्लेस भी हो जाते हैं। दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। अब 3 तरह के फेदर्स होते हैं। पहला होता है काउंटोर फेदर, डाउन फेदर एंड फिलोप्ल्यूम्स। मैंने इस बारे में पहले भी पूरा अच्छा डिटेल डिस्कशन करा है कि फेदर्स कितने तरह के होते हैं और क्या उनके मतलब कहना चाहिए उनका ओरिजिन कैसे हुआ होगा, सारी डिटेल्स हमने पहले देखी है, इसी टॉपिक के अंडर में देखी थी। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर नोट करनी है बर्ड्स के लिए। अब एक पॉइंट और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्किन होती है बर्ड्स की डज नॉट हैव एनी ग्लैंड। इनके पास कोई ग्लैंड नहीं होता एक्सेप्ट यूरोपाइजियल और पीन ग्लैंड। यहाँ जाइंट लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ ग्लैंड लिखना है आपको। सो स्किन जो होती है बर्ड्स की, उनके अंदर यूरोपाइजियल ग्लैंड या फिर आप उसका दूसरा नाम कहेंगे प्रीन ग्लैंड कहलाता है, वो इनमें प्रेजेंट होता है, जो कि इनकी स्किन पर प्रेजेंट होता है। वो भी कहाँ की स्किन? इनकी टेल की स्किन की होता है। और ये जो ग्लैंड होता है, तो अब ये जो ग्लैंड रहता है ये क्या करता है? ये ज्यादातर, दिस ग्लैंड इज पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड इन एक्वेटिक बर्ड्स। जो पानी में जाने वाली बर्ड्स होती है उनमें और ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होता है। ये ग्लैंड में से ऑयल और वैक्स जैसे सिक्रीशंस निकलते हैं विच मेक्स दी फेदर्स एंड बीक्स स्मूथ। यहाँ पर TH आना चाहिए था, T और H, कुछ मिसप्रिंट हो गया या मिस टाइपिंग हो जाती कभी तो मिसप्रिंट हो जाता है। स्मूथ और शाइनिंग बनाने के लिए फेदर्स को और बीक को, जो इसके पंख है और इसकी जो बीक है, इन दोनों ही जगह पर शाइनिंग लाने के लिए बर्ड के अंदर जो इसके यूरोपाइजल ग्लैंड्स है वो यूजफुल रहते हैं। तो ये बीक हो जाएगी यहाँ पर और बाकी फेदर्स तो आप जानते हैं ऑलरेडी। अब इसकी जो डिटेलिंग है वो एक चीज, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेके देखें, जो पीजन होते हैं आप उनको देखिएगा, वो अपनी बॉडी को लगातार अपनी बीक की मदद से ऐसा लगता है कि जैसे वो कॉम्बिंग करने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो यूरोपाइजल ग्लैंड है वहां से वो जो ऑयल निकला है उसको अपनी पूरी बॉडी पर फैलाने के लिए वो अपने बीक का यूज करते हैं, जिससे कि उसकी बीक शाइनिंग हो जाती है और उसके फेदर्स भी वेल प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना था। अब जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ये लास्ट पॉइंट है बर्ड्स के लिए। जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं बर्ड्स के अंदर। सो जो कलर चेंज करने वाले सेल जो होना थे वो इनमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनमें जो सेल्स होते हैं, क्योंकि कलरफुल बर्ड्स तो होते हैं, तो इनमें सेल्स कौन से होते हैं? मेलेनोसाइट्स होते हैं, जो कि इनकी डर्मिस वाले रीजन में होते हैं एंड माइग्रेट इनटू फेदर्स एंड स्केल्स। और ये जो मेलेनोसाइट्स है वो माइग्रेट कर कर कहाँ चले जाते हैं? इनके फेदर्स में पहुंच जाते हैं। रहते स्किन में, स्किन से चढ़कर वो फेदर्स के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से फेदर्स कलरफुल हो जाते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे पैरट के फेदर्स होते हैं ग्रीन। अब उसके फेदर्स ग्रीन कैसे हुए? उसकी डर्मिस के अंदर ग्रीन कलर के मेलेनोसाइट्स होंगे और वो ग्रीन कलर के जो मेलेनोसाइट्स है उसके फेदर्स में आ जाएंगे और उसके फेदर्स कैसे नजर आने लगेंगे? ग्रीन कलर के नजर आने लगेंगे। और उसके स्केल्स अगर होंगे तो वो भी, जैसे उसकी जो बीक होती है वो रेड कलर की होती है। द कलर ऑफ देयर बॉडी इज ड्यू टू रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम फेदर्स। फिर जिस तरह से उस पर लाइट पड़ती है तो उसके फेदर्स कलरफुल दिखाई देने लगते हैं।
अब बात आती है मैमल्स की, उसके बाद हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सारे वर्टिब्रेट जो होते हैं, स्किन ऑफ मैमल्स उसमें थिकेस्ट होती है, सबसे मोटी तरह की स्किन किसी में अगर होती है तो वो मैमल्स होते हैं। इलास्टिक, थिन, वाटरप्रूफ स्किन होती है, अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड भी रहती है और स्किन के कलर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। 2 लेयर्स जो होती है स्किन के अंदर, एपिडर्मिस और डर्मिस होती है, सेम अभी तक हम यही पढ़ते आए हर जगह। और अटेंड दी हाईएस्ट मॉडिफिकेशन इन मैमल्स, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मॉडिफिकेशन मैमल्स में ही देखने को मिलता है। इनकी स्किन में फॉलोइंग स्पेशलिटीज होती है जो हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर डायग्राम है, आप इसको भी यहाँ पर से ही ड्रॉ करते हुए जाएंगे। पेट सेल्स दिख रहे होंगे, ब्लड वेसल्स है यहाँ पर, हेयर पेपिला, नर्व, सेंसरी कॉर्पसल, एरेक्टर पिलाई, मेल्फिजियन लेयर, थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम, हेयर फॉलिकल, हेयर, सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, डर्मिस, एपिडर्मिस एक्सेट्रा। स्किन की जो एपिडर्मिस होती है इनके अंदर वो थिक होती है और 5 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होती है। तो एपिडर्मिस के 5 टाइप्स आप देखेंगे। कैसे अरेंजमेंट होता है इनमें? आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ अरेंजमेंट होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम 1, स्ट्रेटम लूसिडम 2, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम 3, स्ट्रेटम स्पाइनोसम 4 और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और मेल्फिजियन लेयर। ये एक ही लेयर के 2 नाम है, तो ये 5th लेयर हो जाएगी। तो 5 लेयर के नाम आपने यहाँ देखे। अब जो मैमल्स होते हैं उनमें अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, अगर मैमल्स में देखेंगे, हम यहाँ पर नोट करते हैं, इन मैमल्स स्ट्रेटम कॉर्नियम विच इज केरेटिनाइज्ड इज पर्टिकुलरली थिकर ऑन पाम्स एंड सोल्स। जो हमारे पाम्स होते हैं, यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए था, सिर्फ ऐसा होना चाहिए था। पाम्स और सोल्स जो होते हैं, हमारे पैरों के सोल्स और हमारे हाथों के पाम्स, यहाँ पर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है वो थोड़ी सी थिकर होती है, क्योंकि ये जो एरियाज होते हैं बॉडी के वो ज्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन भी यहीं लगता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी इन्हीं एरियाज पे कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर इन्हीं को मिल रहा है। अब यहाँ पर वियर एंड ए लिखा है, यहाँ पर टीयर आना चाहिए था, TEAR, तो TEAR आप यहाँ पर नोट करेंगे। फिर उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के मैमल्स के अंदर, वो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, हेयर ब्रिसल्स, क्लॉज, नेल्स, हूव्स, हॉर्न्स, ये सारी चीजें इनमें आ जाती है। दूसरे वर्टिब्रेट से अगर आप कंपेयर करोगे मैमल्स की स्किन को, इनमें वाइड वैरायटी होती है स्किन ग्लैंड्स की। बहुत सारे स्किन ग्लैंड्स होते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनके फंक्शंस जो होते हैं स्किन ऑफ वर्टिब्रेट के, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं 5 तरह के ग्लैंड्स में। पहला ग्लैंड होता है सिबेशियस ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड होता है स्वेट ग्लैंड, थर्ड ग्लैंड होता है मेमेरी ग्लैंड, 4th लैक्राइमल ग्लैंड और 5th होता है सेंट ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, सारों को आप देख सकते हैं। 5 ग्लैंड्स के नाम है। सिबेशियस ग्लैंड सीबम सिक्रीट करेंगे, स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क सिक्रीट करेंगे, लैक्राइमल ग्लैंड्स आंसुओं को, टीयर्स को सिक्रीट करेंगे। सेंट ग्लैंड्स जो एक प्रॉपर जो सेंट होता है हर मैमल की बॉडी के ऊपर, फेरोमोन सिक्रीट करेंगे जनरली। एंड आउट ऑफ दीज सिबेशियस, स्वेट एंड मेमोरी ग्लैंड्स आर ओनली फाउंड इन मैमल्स। इनमें से सिर्फ ये वाले जो ग्लैंड्स है, सिबेशियस, स्वेट और मेमोरी, ये सिर्फ ये तीनों ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होते हैं। बाकी इसके अलावा जो सेंट ग्लैंड्स थे, लैक्राइमल ग्लैंड्स थे, वो तो रेप्टाइल्स वगैरह में भी मिल रहे थे, लेकिन मैमल्स में सिर्फ ये 3 होते। तो इसके नाम आपको याद रखना है, मेमोरी, सिबेशियस, स्वेट। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स इनमें एब्सेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग पानी में ना ही स्विम कर रहे हैं, ना ही हमें फ्रॉग जैसी रेस्पिरेशन की जरूरत है, ना हमें फिशेस की तरह स्किन को मॉइस्ट करने की ऐसी जरूरत है, क्योंकि हम वाटर में नहीं रहते हैं, हम लोग लैंड के ऊपर रहते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ। अब डर्मिस की बात करते हैं। मैमल्स की डर्मिस कंपैरेटिवली थिकर होती है, मोटी होती है दूसरे वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में। एक्सेप्ट एर्माडिलोस, ऑल मैमल्स लैक्स डर्मल स्केल्स। एर्माडिलोस को छोड़कर जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर डर्मल स्केल्स नहीं होते हैं। इनके जो कलर होते हैं हेयर के, वो जो कलरफुल हेयर हो सकते हैं, कभी कभी मैमल्स के कलर ब्लैक हेयर वाले हो सकते हैं या फिर ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वेरियस इंटेंसिटीज होती है ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट की बिटवीन एंड विद इन दी हेयर सेल्स, अलग अलग वजह से उनके अंदर कलर्स आते हैं। और जो कलर होते हैं स्किन के इज ड्यू टू वेराइंग कंसंट्रेशन ऑफ मेलेनिन इन दी बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस के अंदर मेलेनिन पाया जाता है, बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस के अंदर, उसके बेसिस पर कलर रहता है। जिसमें मेलेनिन जितना ज्यादा होगा उस बेसिस पर कलर भी उसका चेंज होता जाएगा। तो मेलेनिन ही वो ऐसा एक पॉइंट है जिसकी वजह से कलरफुल हेयर देखने को मिलते हैं। और जो मेलेनोसाइट्स है, अगर किसी मैमल्स की स्किन की हम बात करें, अगर उनकी स्किन में मेलेनोसाइट्स एब्सेंट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनकी स्किन की जो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको कहा जाएगा एल्बिनिज्म। एंड व्हेन एक्सेस ब्लैक मेलेनिन पिगमेंट आर प्रेजेंट, एक तो होगा कि बिल्कुल मेलेनोसाइट्स नहीं, अगर बिल्कुल मेलेनोसाइट्स नहीं तो वो बिल्कुल बिना कलर के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। और अगर मेलेनिन
काले रंग का हो जाएगा तो बहुत सारा उसमें मेलेनिन आ जाएगा, तो स्किन की जो जो प्रॉब्लम होगी उसको मेलेनिज्म कहा जाएगा। तो ये दो टर्मिनोलॉजी याद रखना है, एल्बिनिज्म एंड मेलेनिज्म। और यहाँ पर हमारा इंटेग्यूमेंट और स्किन इनवर्टिब्रेट्स का पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, और हमने एक एक डिटेल्स इसमें मेंशन की थी। बस इसका एक लास्ट टेबल अगर हुआ तो हम उसको आज ही अपलोड कर लेंगे, और वो भी यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट कर देगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।